हे हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर, और मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, आज आइए आप सभी लोग, फिर हम शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से। आपका जो पेपर 1 होता है DLED सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का, आज हम सोल्व करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, कुछ प्रश्नों का संग्रह है जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफी रिपीटेड है। ठीक है, पूछे जा चुके हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो वही आपको देखना है यहाँ पर, और अपनी तैयारी भी आपको टेस्ट करनी है कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, आप बिल्कुल टॉप लेवल पर है या अभी सिर्फ एवरेज चल रहा है, कितना सुधार आपको अपनी तैयारी में और करना होगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या होगा, साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना होगा, चाहे वो आपको पता हो या फिर नहीं पता हो। अगर आपको नहीं पता है, मेरे बताने के बाद आप उसको टाइप करिएगा। ठीक है, ABC से नहीं, पूरा नाम लिखिएगा उसका, तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो सभी लोग आ जाइए, आपका समय हो चुका है क्लास शुरुआत होने का, और मैंने आपको नोटिफिकेशन पहुंचा भी दी थी आपके पास टेलीग्राम में। ठीक है, और हाँ गाइज, आपको डेली जितनी भी क्लासेस आपकी होती है, हर एक क्लास की PDF आपको शाम को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, उनको रिवाइज करते रहिएगा समय समय पर, तभी उनका कुछ बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसे तो आपके पास सिर्फ नोट्स ही इकट्ठा होंगे, उनको रिवाइज करने का भी टाइम निकालिए। इसीलिए मैंने आपकी एक दिन में ज़्यादा क्लासेस नहीं रखी है, ताकि आप अपने नोट्स भी अच्छे से बना सके और उनको रिवाइज भी कर सके। ठीक है ना, आपके ऊपर कोई बर्डन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और समय से आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, उस बात का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा, एक एक बात का। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। आते रहेंगे सभी लोग। आपने शेयर कर दिया है, बताइए क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है अपने सभी फ्रेंड्स के पास? तो चलिए फिर सब आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक कर हर एक क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है शिक्षा। यहाँ ये बात बोली गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो यह कथन किसका है? यहाँ आपसे वही पूछा गया है, ये कथन बताइए कि यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु के द्वारा यह बात कही गई है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या शिक्षा करती है, इस तरह से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ गाइज आप आंसर बताते हुए चलिएगा, भले ही आपसे गलत हो या सही हो, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती आपसे होती है तो यहाँ हो जाएगी, फिर आपके चांसेस एग्जाम में गलती करने के बहुत कम होंगे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर फर्स्ट है वो 50 नंबर का होता है और बहुत मार्क्स गेनिंग होता है। आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी इन मेन सब्जेक्ट्स पर, तो आपको यहाँ सबसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? शारीरिक विकास करना। हाँ, शारीरिक विकास करना भी होता है इसका उद्देश्य। अगर बात करें मानसिक विकास करना, ये भी होता है। सांवेगिक विकास करना, यह भी होता है। लेकिन अगर हमको एक ही बात में ये सभी चीज़ें बोलनी है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर्वांगीण विकास होता है, यानी हर तरफ से हर चीज़ का विकास होता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि किसी भी बालक का या मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। ठीक, यही हो जाएगा इसका बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है।
यानी जो बालक का मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, हम उस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन हो जाता है रूसो का। बहुत आपसे पूछा जा सकता है, अब भी रिपीट होने के चांसेस है। बाय द वे आपके जितने भी क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं उनमें ज़्यादातर 2017 में आए हुए आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2017 में ये सभी पूछे गए हैं जितने भी आपके सामने अभी है। मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था क्या? कौन सी भाषा थी इनमें से शिक्षा का माध्यम? मदरसों की बात की जाए तो वहां आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मदरसों में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था शिक्षा देने के लिए, ठीक है। अगर आपने इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, और इस टॉपिक की मैंने आपको क्लासेस दी हुई है। 7-8 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके थे पेपर नंबर 1 के, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा लिंक, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं हर एक डिटेल्ड क्लास को। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे, और 2017 में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन है। बताइए किससे संबंधित है वैदिक कालीन शिक्षा? क्या रामायण से संबंधित है, या फिर वेदों से, या फिर कुरान से, या बाइबल से? दोस्तों आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी, वैदिक कालीन यानी वेदों के समय से, ठीक है। तो यहाँ यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटेड होती है किससे? वेद से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आगे तक देखने को मिलेगा। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, फ्रोबेल महोदय को ही किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं या पिता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सभी लोग आंसर करते हुए चलिए। यहाँ आपसे पूछा गया है पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो चलिए देखते हैं कौन बताता है पौंडीचेरी में किसने जो है आश्रम की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ हम बात करते हैं, श्री अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में क्या करी थी? पौंडीचेरी में महान शिक्षा शास्त्री ने, ये एक महान शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने वहां पर आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ? पौंडीचेरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ हम बढ़ रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ आपसे पूछा ये गया है कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन किसने किया है इसको? 3 जो पद्धतियों में विभाजित है, किसने किया था? एक तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में किसने शिक्षण व्यवस्था को या शिक्षण पद्धति को विभाजित किया था? वह किया गया है मांटेसरी ने, ठीक है। मांटेसरी के द्वारा यह विभाजित किया गया है इन 3 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों अब आपके आने शुरू हो गए हैं 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी आपको 18 वाले ही कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ, तो कब हुआ था? यह हुआ था सन 2009 में, ठीक है दोस्तों। यह भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से आप देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, ठीक है। जो प्रौढ़ होते हैं उनको जनाधिक्य के बारे में जागृत करना क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो कब हुआ था? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी आपका 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ आपसे क्वेश्चन किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो वही आपसे यहाँ बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। चलिए बताइए अगर आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है।
और अगर नहीं जानते तो दोस्तों सीखने की कोशिश कीजिए, परेशान होने की उस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपको इन चीज़ों से अवगत कराने के लिए, आपको इनके बारे में सही से सब नॉलेज देने के लिए ही मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हम बिल्कुल अच्छे से सोल्व करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, ठीक है गाइस। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों 2018 डीएलएड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह आपसे दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी मैंने आपको जब इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, शायद कल या परसों की क्लास में, तो तब भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आप इस वजह से समझ सकते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। तो जहां भी बात आती है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की शिक्षा की, तो वहां उसका आंसर होगा जॉन ड्यूवी, ठीक है, जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति इनमें से कौन सी है। तो बिल्कुल आप सही जानते हैं, फ्रोबेल द्वारा किसकी, किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था और 2018 में भी आया था और आगे भी आपका 2020 में भी बिल्कुल आ सकता है। पूरे चांसेस है, आपको ये बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सी है, किंडरगार्टन। ऑलराइट, समझ आएगा आपको, नहीं छोड़ेंगे ना इस क्वेश्चन को। अगर आता है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपके सामने, लेकिन वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। जनसंचार का यांत्रिक साधन है कौन सा, इनमें से कौन सा जनसंचार, यानी जन के साथ, जन मतलब लोग, ठीक है, खूब सारी भीड़, तो उन सबके साथ संचार का माध्यम स्थापित करने के लिए, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, तो इनमें से कौन सा जो साधन है, यांत्रिक साधन है, वो जो है काम में लिया जाता है। टेलीविज़न, हाँ ये भी जनसंचार का एक माध्यम होता है, सभी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। टेप रिकॉर्डर ये भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से ही मैं आपसे अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डीएलएड 2018 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पुटअप किया गया था, जहाँ आपको फ्री के नंबर आपको दे करके जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादिता का निरक्षरता गंभीर समस्या है। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, ठीक है। तो ये इनमें से किसकी समस्या है, प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की। तो पहला जो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें यही समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि उनके रूढ़िवादी विचारधारा उनकी अभी तक बनी हुई है ज़्यादातर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है, इनमें से कौन सा किसका ये उदाहरण है। तो ये सामाजिक मूल्य का उदाहरण है, ठीक है। सामाजिक मूल्य का उदाहरण क्या क्या है, परोपकार, सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता, ठीक है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी रखता है। दोस्तों अभी जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी भी 2018 में पूछ लिए गए हैं। आप सभी अपने आंसर्स लगातार देते रहिए, मैं आपके आंसर को देख रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कौन सबसे ज़्यादा सही आंसर आज करने वाला है। यहाँ पूछा गया है अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा साधन का आशय है क्या। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा आपको बताना है। विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय ये तीनों हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था क्या। देखते हैं कौन सही इसका आंसर दे पाएगा। हरी अप गाइस, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बताएगा।
बोधकालीन शिक्षा को मैंने आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा बहुत ही डीप वे में आपको समझा चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज़ लीजिए, और अगर आपको क्लास नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए, मैं आपको, ठीक है, पर्सनली वो लिंक शेयर कर दूंगी। और क्लास खत्म होने के बाद टाइप करना, आपको पर्सनली मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निवारण की प्राप्ति था, ठीक है, निवारण की प्राप्ति ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता था बौद्धकालीन शिक्षा का। वहीं आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। तो प्रयोजनवाद की बात जहां आती है वहां उसके जन्मदाता हो जाते हैं विलियम जेम्स, ठीक है, प्रयोजनवाद की बात जहां आती है विलियम जेम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, इन्हीं का ये कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। गीजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी किसकी। बाल देवो भव या बालक ही भावी नागरिक या बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो या बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो ऐसी बात तो नहीं करेंगे, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है बाल देवो भव, यह बिल्कुल इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। यही संज्ञा दी थी इन्होंने बालकों को, किसने, गीजू भाई बधेका ने, ठीक है, बाल देवो भव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई वह है, इनमें से कौन सी बाधा है जो कि पब्लिक स्कूलों के विकास में सबसे बड़ी बाधा देखने को मिलती है। तो वह क्या है, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं, ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और स्त्री शिक्षा भी नहीं है। प्रमुख बाधा दोस्तों यह होती है शैक्षिक अवसरों की असमानता। यहाँ इन्होंने मिसप्रिंट करके ए छोड़ दिया है, जिस वजह से ये भी इसका नहीं माना जा सकता, लेकिन हमें एक तो करना होगा, तो यही इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पर असमानता होना चाहिए, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की असमानता होती है ऐसे स्कूलों में, तो वही सबसे बड़ी बाधा होती है संविधान प्रावधानों की। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा। चलिए, यहाँ गाइस आपसे पूछ लिया गया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु आवश्यक है क्या, वो आपको बताना है। तो आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, ठीक है, सुविधाओं की सर्वसुलभता आवश्यक है शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु, यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया है। तो किस किस की शिक्षा के लिए, अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए, या स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, या अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। तो यही इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और आपका आज का मॉक टेस्ट यहीं तक रखते हैं, और कल फिर से आपके जितने भी कुछ बचे हुए क्वेश्चन इसमें होंगे वो सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को सभी तक पहुँचाइए, तभी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए मोटिवेट होंगी। तो आपको करना ये है कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी आप जानते हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए क्लास को जितना हो सके।
कोई भी स्टूडेंट आपके आस पड़ोस में है उन सभी से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। उनको बताइए कि आप वे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो या फिर डीएलएड की। डीएलएड की जिम्मेदारी तो मैं और नीलम मैम उठाए हुए हैं आपकी पूरे सिलेबस की। अगर आपको कहीं कोई भी कमी लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसका सुधार करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।